एक बड़ी पुरानी कहावत है, माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ। प्रचंड ने शायद यही सोचा था, लेकिन 72 घंटे भी नहीं बीते हैं, ये तो नेपाल के ऊपर कौन कौन सा कहर टूटने लगा। क्या नेपाल एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाएगा? एक बार को सुनने से यकीन नहीं होगा। कहाँ नेपाल, कहाँ पाकिस्तान, आखिर ऐसा क्या हो गया नेपाल में? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत देगा अब जापान को हथियार। एकदम से पूरे जंग का पासा पलट दिया है भारत ने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पड़ोस में नेपाल में नई सरकार बन गई है, लेकिन नई सरकार बनते ही डायरी के एक एक पन्ने खुलने शुरू हो चुके हैं। नेपाल को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। नेपाली मीडिया की रिपोर्ट ही इस बात को कह रही है। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट में अब बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। वैसे आपको बता दें, नेपाल पहले से ही विदेशी मदद पर निर्भर रहा है। आयात के लिए नेपाल पूरी तरीके से विदेशों पर निर्भर रहा है। इस वक्त नेपाल के अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। नेपाल की अर्थव्यवस्था किसी तरीके से चल रही है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो मार पाकिस्तान को पड़ी थी वैसा ही कुछ मार नेपाल को पड़ने वाला है। पाकिस्तान पर जो मार पड़ी थी उसका असर देखिए। 2008 से लेकर 2019 तक पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अलग अलग समय में रखा गया, और इस अलग अलग समय में रखे जाने की वजह से कितने का नुकसान हुआ तो आप समझ लीजिए। पाकिस्तान की जीडीपी में ही 38 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। बाकी पाकिस्तान अगर किसी देश से लोन मांगने जाता था ना, तो उसे काफी हाई रेट पर लोन मिलता था। पाकिस्तान में फॉरेन निवेश आने बंद हो चुके थे। निर्यात सेक्टर का भट्टा बैठ चुका था। पर अब अचानक से ये सब खतरा नेपाल के अंदर क्यों आने लगा? तो आपको बता दें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अनुसार ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में नेपाल जा सकता है। नेपाल पर आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों के वित्त पोषण करता है, आतंकियों तक पैसा पहुंचाता है। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है नेपाल। अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहता है नेपाल तो भी जाएगा, ब्लैक लिस्ट में रहता है तो भी जाएगा। और ये तो पूरा माना गया है कि ब्लैक लिस्ट में जाए या न जाए, ग्रे लिस्ट में तो इसका जाना एकदम से पक्का है। एफएटीएफ के जो नियम है उन नियमों को पालन करने में असमर्थ हो रहा है नेपाल जो कि विदेशी मदद पर रहने वाला देश है, अब अगर ग्रे लिस्ट में भी जाता है तो नेपाल के व्यापार अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगेगा। नेपाल की रेटिंग में कमी आएगी, इसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रुप के एक प्रतिनिधि मंडल ने 2 हफ्ते पहले नेपाल का दौरा किया। इस बात की पड़ताल की थी कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों को फंडिंग रोकने को लेकर नेपाल क्या कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार नेपाल की कार्रवाई बहुत कमजोर है, लिहाजा नेपाल को अगर ब्लैक लिस्ट में नहीं भी डाला जाता है तो उसका ग्रे लिस्ट में जाना तय हो जा रहा है। अगर ब्लैक लिस्ट होता है तब तो समझ लीजिए नेपाली अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, और इस समय नेपाल के साथ ये होना एक अनहोनी जैसा होगा। उत्तर कोरिया, ईरान, म्यांमार एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में है। इन देशों की आर्थिक स्थिति विकराल बनी हुई है। ब्लैक लिस्ट होने के बाद से ईरान की करेंसी डॉलर के मुकाबले 3 लाख के वैल्यू को पार कर चुकी है। मतलब भोरे में पैसे लेके जाओ तब हथेली में कुछ लेकर आओ, इस तरीके की स्थिति ईरान में पैदा हो गया है। अगर नेपाल को भी ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है तो फिर उसी वक्त से विदेशों से आने वाली मदद रुक जाएगी। तमाम वित्तीय संस्थाएं जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक उसे लोन नहीं देगा, यानी कि नेपाल घुटनों पर आ सकता है। ग्रे लिस्ट में भी अगर शामिल होता है तो भी इस वक्त अर्थव्यवस्था उसकी ऐसी नहीं है कि मार सह सके। ग्रे लिस्ट में होने के बाद नेपाल के हर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की कड़ी निगरानी होगी। उसे एक निश्चित
अवधि के अंदर तमाम ऐसे नेटवर्क्स तोड़ने होंगे जिनके जरिए आतंकियों का वित्त पोषण होता है। हालांकि ग्रे लिस्ट होने के बाद बैंकों को लोन देने से तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन ये लोन अब हाई रेट पर मिलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान को मिल रहे थे। नेपाल के लिए अब ये एक बेहद संकट भरा समय जरूर आ गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बार को सुनकर यकीन नहीं होगा कि क्या भारत कुछ ऐसा करने वाला है, लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो इस वक्त हो रही है। जापान जो काफी लंबे समय तक अमेरिका के ट्रीटी में बंधा हुआ था और अमेरिका की ट्रीटी में बंधे होने की वजह से इन्होंने अपने हथियार नहीं बनाए, अपनी सेना को उस तरीके से आधुनिक नहीं बनाया। अब स्थिति इस तरीके की हो गई है कि अब इन्होंने बहुत सारा पैसा अपनी सेना पर खर्च करने का मन बना लिया है। इन्होंने अपना बजट भी बदल दिया है और बजट में करीब 6.8 ट्रिलियन येन यानी कि करीब 55 बिलियन डॉलर इतना तक इन्होंने खर्च करने का पूरा मन बना लिया है कि हम इतना खर्च करेंगे, अपनी मिलिट्री को हाई बजट करेंगे। जो ड्राफ्ट बजट है अगले साल के लिए, इसके लिए तो इन्होंने 862 बिलियन डॉलर का एक रिकॉर्ड डिफेंस बजट एलोकेट किया है। मिलाकर जापान अपनी ताकत को वापस से हासिल करना चाहता है और जापान निर्भर भी नहीं रहना चाहता है अमेरिका के ऊपर। जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए जापान यही सोच रहा है कि उसे इस हिसाब से चलना है कि उसकी जो पावरफुल वाली हैसियत थी पहले से, वही हैसियत वापस आ जाए। वैसे आपको बता दें, चाइना और रूस दोनों से ही जापान को खतरा है। अब चाइना के मामले में जापान और भारत के बीच एक अच्छी खासी रणनीति भी देखने को मिल रही है। दोनों ही देश एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर कई ऐसी पॉलिसी भी बना रहे हैं, निवेश भी कर रहे हैं जो निवेश दोनों देशों के हित में हो, उस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, जापान ने अपनी रणनीति जो स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है वो इन्होंने इस बार अपनी संसद में रखा, जिसमें उन्होंने भारत की बात की कि हमें भारत के साथ अलाय बनकर चलना है, सहयोगी बनकर चलना है, तभी हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे। अब इन सब के बीच भारत की तरफ से ये खबर आ रही है कि भारत जापान को अपने कई हथियार शोकेस कर रहा है। अपने यहाँ अपने देश में आत्मनिर्भर प्लान के तहत बने गए हथियार को बेचने के लिए जापान से बातचीत भी कर रहा है। भारत और जापान के बीच एक बायलैटरल द्विपक्षीय मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है और ये एक्सरसाइज होगा फरवरी से मार्च महीने के बीच में। और इस समय भारत अपने हथियारों को शोकेस करेगा, जैसे कि ड्रोन, मेन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम, कई छोटे बड़े आर्म्स को वो जापान को दिखलाएगा जो कई सेक्टर से हैं। ये सचमुच में भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है। कम से कम भारत के पास अब ऐसे हथियार तो हैं कि वो बेचने की सोच पा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।